नाराजगी, कहा एनडीए में नहीं सुनी जाती बात, मांझी और मुझे सोचने की जरूरत। पंचायती राज मंत्री के बयान पर आपस में भिड़े एनडीए के नेता मंत्री अशोक चौधरी ने किया पलटवार। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज से हुआ आगाज, दिवंगत सदस्यों को दी गई श्रद्धांजलि, कल तक के लिए सदन स्थगित। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा के बाहर की प्रेस वार्ता, कहा विधायकों की पिटाई मामले पर स्पष्टीकरण दे सीएम नीतीश कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार के एनडीए में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। नीतीश सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने एक बार फिर एनडीए गठबंधन को लेकर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए में हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती है और अब वक्त आ गया है कि जीतन राम मांझी और मुझे मिलकर विचार करने की जरूरत है। बता दें कि मानसून सत्र के आगाज के मौके पर बिहार विधानमंडल परिसर में सोमवार को एनडीए की बैठक में मुकेश सहनी की पार्टी शामिल नहीं हुई थी, जिसका वीआईपी पार्टी ने बहिष्कार किया। एनडीए का बैठक का बहिष्कार इसलिए हमने किया कि हम सरकार के साथ हैं। सर इधर देख के सर नहीं है, लेकिन क्या है कि सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रहे हैं और मुझे लगता है कि जब हमारी बात बीजेपी पार्टी का बात नहीं माना जा रहा है तो ऐसे बैठक में जाके क्या मतलब। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी से विधायक सम्राट चौधरी ने भी बयान दिया था, जिसको लेकर बिहार की सियासत तेज हो गई थी। दरअसल सम्राट चौधरी ने हाजीपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि 2025 में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ सकती है, जिसको लेकर भवन निर्माण और समाज कल्याण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जिसको लड़ना है चुनाव वो लड़े और जिनको ख्वाब देखना है वो ख्वाब देखें। सम्राट चौधरी क्या बोले, हमने तो उनका बयान देखा नहीं, तो उनका बयान देखा नहीं है कि सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। सम्राट चौधरी अब ऐसे हम बयान ही नहीं देखे हैं सम्राट चौधरी का, तो हम कैसे इस पर रिएक्ट करें। जब ये तो आप कह रहे हैं ना कि सम्राट चौधरी किस प्रिटेक्स्ट में बोले हैं, कब बोले हैं, कहाँ बोले हैं, किस पर। देखिए, हर राजनीतिक दल की अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना तरीका होता है और हर नेता परिस्थितियों को हिसाब से अपना बयान देता है। अब ठीक है, अच्छी बात है, अपना उन लोग तैयारी अपना कर रहे हैं, उनकी तो अच्छी बात है। हर कोई अपनी तरह से अपनी पार्टी को कौन चाहता है कि हम गठबंधन में लड़ें। कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है चाहती है गठबंधन, सब चाहता है कि हम। और सम्राट चौधरी के बयान पर उनके पार्टी के विधायक मंटू सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में हर पार्टी को अपना विकास करने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही उन्होंने कहा है कि वैसे ही एनडीए की सरकार चलती रहेगी। वहीं मुकेश सहनी को लेकर मंटू सिंह ने कहा कि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सारे पार्टी को अधिकार है अपना विस्तार करने का और सारी पार्टी चाहती है कि हम आगे बढ़ें और अभी भी भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार है, आगे भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार रहेगी। इसमें कौन सब उन्होंने गलत बात कहा है। सबको अधिकार है अपनी पार्टी को विस्तार करने का। 2025-30 अभी 20 साल तक यहाँ कोई सीट खाली नहीं है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार रहेगी। विपक्ष के लोग अपना इंतजार करते रहें, कभी उनको मौका मिलने वाला नहीं। वहीं बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के बयान को लेकर अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सफाई दी है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि चुनाव जो पंचायती चुनाव होता है वो अकेले ही लड़ा जाता है। इस बयान में कुछ खास बात नहीं है, कोई बड़ा बयान नहीं है। जरा आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता खड़ा है। 2024 और 25 में सम्राट चौधरी का एक बयान आया है अकेले चुनाव की तैयारी करने का। पूरा बयान उन्होंने कहा है कि तैयार पंचायती राज में चुनाव अकेले ही लड़ा जाता है, उसमें किसी पार्टी का सहयोग नहीं। और सोमवार से बिहार विधानमंडल की कार्यवाही शुरू हो गई है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आगाज हो गया है और इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद पहुंचे। परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सीएम नीतीश कुमार का स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे। इधर सत्र की शुरुआत होते ही विपक्ष के नेता सदन में पहुंचे, जहां विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इस सत्र में 5 बैठकें आयोजित हैं। वहीं विपक्ष के हंगामे पर अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की गरिमा का पालन करने को भी कहा। 205 के अनुसरण में बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2021 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावे वर्ष 2000
बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन माले विधायक सुदामा प्रसाद ने जमकर हंगामा किया और साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से विधानसभा के बजट सत्र में विधायकों के साथ बदसलूकी की गई है वो किसके आदेश पर की गई है उसकी जांच होनी चाहिए और जिन पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है वो उसके खिलाफ है। और उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं विधानसभा के पोर्टिको में कई विधायकों ने सांकेतिक विरोध जताया तो कुछ विधानसभा में हेलमेट लगाकर पहुंच गए। देखिए, विधायकों के ऊपर जो हमला कराया गया था पुलिसिया तंत्र के द्वारा, आज तक विधायकों को उनका सम्मान वापस नहीं मिला। उनका सम्मान वापस मिलना चाहिए। इसके लिए सांकेतिक रूप से हम लोग आज विरोध जता रहे हैं। पिछले 23 मार्च की घटना का आप सब लोग गवाह हैं। किस तरीके से नीतीश कुमार जी के इशारे पे बाहरी गुंडे को बुला करके, प्राइवेट बाउंसर को बुला करके सदन के अंदर हम लोग की मॉब लिंचिंग की गई। और जब हम लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष से लिखित रूप से उन गुनहगारों को सजा देने की मांग की तो बिहार में कहावत है कि खोदी पहाड़ निकली चुहिया। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार को शुरू हो गया और इसमें विपक्ष खासकर आरजेडी और कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्र के पहले दिन ही बजट सत्र के दौरान विधायकों की पिटाई के मामले में कार्रवाई नहीं करने के लिए स्पष्टीकरण देना चाहिए। कि विधानसभा में नेता विरोधी दल को प्रस्ताव रखने का भी मौका नहीं मिल पाता, ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन हमको आसन पे पूरा भरोसा है कि जो दाग लगा है तो उस दिन का वो धोने का मौका जरूर। चलिए अब बात करते हैं कारगिल विजय दिवस की। कैलेंडर की कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो खुद पर इठलाती हैं, खुद पर गर्व करती हैं और इतिहास में अमर हो जाती हैं। ये दिन, ये तिथि उत्सव के रूप में याद की जाती है। उन्हीं तिथियों में से एक है 26 जुलाई। 26 जुलाई वो दिन जब पूरा हिंदुस्तान इसे विजय दिवस के रूप में मनाता है। ये रिपोर्ट देखिए। जुलाई यानी कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई सन 1999 जब भारतीय सेना ने दी पाकिस्तान को पटखनी। 26 जुलाई 1999 जब भारत ने फहराया विजयी तिरंगा। 26 जुलाई 1999 जब भारत ने फतह किया कारगिल। आज से ठीक 22 साल पहले भारत ने एक बार फिर दुश्मनों को धूल चटाया था। भारतीय सेना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। जी, आज से ठीक 20 साल पहले भारत ने अपना परचम लहराया था और दुश्मनों को दंडवत करने पर मजबूर कर दिया था। 22 साल पहले यानी 1999 में 26 जुलाई के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। 3 मई 1999 को युद्ध शुरू हुआ था और भारत ने युद्ध का अंत 26 जुलाई 1999 को करीब 3 महीने बाद किया। इस युद्ध को हर भारतवासी गर्व के साथ हर साल याद करता है। भारतीय सेना ने कारगिल में करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तानी सेना को मात देकर अपना तिरंगा लहराया था। युद्ध में भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से जवानों की शहादत हुई थी। भारत ने करीब 527 सैनिकों को खोया और 1300 से अधिक सैनिक घायल हुए, जबकि पाकिस्तान के अनुसार उनके
357 सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे। वही 665 से ज्यादा सैनिक घायल हुए थे। इनकी जानकारी पाकिस्तानी सेना के वेबसाइट में दिया था। भारत ने पाकिस्तानी सेना के मारे जाने की एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के करीब 1000 से 1200 सैनिकों की इस युद्ध में मौत हुई थी। 200 सैनिकों को तो भारत में ही दफन किया गया था। हालांकि पाकिस्तान इस रिपोर्ट को हमेशा नकारता रहा है। पाकिस्तानी सेना के करीब 5000 सैनिकों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए 3 मई 1999 को कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। इस बात की सूचना भारतीय सेना को एक चरवाहे ने दी थी कि पाकिस्तान ने कारगिल पर कब्जा कर लिया है। भारतीय सेना जब पेट्रोलिंग करने गई तो उन्हें पकड़ लिया गया और 5 जवानों की हत्या कर दी गई। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय पोस्ट को तहस-नहस कर दिया था। भारतीय सेना ने इस बात की जानकारी जब सरकार को दी तो सेना को पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने का आदेश मिल गया। इस दौरान सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत कार्रवाई की। भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान को खदेड़ने के लिए मिग 27 और मिग 29 का इस्तेमाल किया गया। इस अभियान में लेफ्टिनेंट नचिकेता को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया। पाकिस्तान ने जहां कब्जा किया था उन ठिकानों पर भारतीय वायुसेना ने बमबारी किया। इस दौरान R-77 मिसाइलों के जरिए हमला किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय विमान मिग 27 को मार गिराया था, जिसमें हमारे 4 फौजी शहीद हो गए थे। अंत में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 26 जुलाई 1999 को युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पाकिस्तान चौथी बार भारत से हारा है। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय और इसी जीत के उपलक्ष्य में भारत हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाता है। कारगिल दिवस के 22वीं सालगिरह पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं पीएम मोदी ने उन शहीदों को श्रद्धांजलि पेश की जिन्होंने इस जंग में बहादुरी दिखाते हुए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। पीएम मोदी ने कहा, आज कारगिल विजय दिवस पर हम उन सभी को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करते हुए कारगिल में अपनी जान गंवाई। उनकी बहादुरी हमें हर दिन प्रेरित करती है। साथ ही पीएम मोदी ने पिछले साल के मन की बात कार्यक्रम का एक अंश भी ट्विटर पर साझा किया। पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में 22वां कारगिल विजय दिवस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मौके पर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। बिहार शरीफ में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद कारगिल पार्क में वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके शौर्य को याद किया गया। इस मौके पर राजगीर के सीआरपीएफ के कमांडेंट ब्रिगेडियर कुमार वीरेंद्र, एनसीसी कैडेट बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राजीव बंसल, बिहार शरीफ नगर निगम की महापौर वीना कुमारी ने श्रद्धांजलि अर्पित की और इस अवसर पर सीआरपीएफ के कमांडेंट ब्रिगेडियर कुमार वीरेंद्र ने कहा कि भारत माता की सीमा की रक्षा करते हुए कारगिल में जो जवान शहीद हुए हैं, आज उन्हें याद करने का दिन है। कारगिल पर विजय हासिल की थी, इसमें भारतीय सेना के 527 शहीद हुए थे, जिसमें ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर, नॉन कमीशन ऑफिसर और बहादुर जवान थे। और इसमें ये जो एक अगर आप उसका और एनालिसिस करेंगे तो 527 में से देश के हर एक कोने से उस सिपाही ने आके अपना योगदान दिया, बलिदान दिया। ये भारत की एकता को दिखलाता है।
कारगिल विजय दिवस के अवसर पर युद्ध में शहीद वीर सपूतों को पटना के कारगिल चौक पर जिलाधिकारी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि 1999 में हमारे वीर जवानों ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। सरकार एक और शहीद के परिवार को सुविधा मुहैया कराने की दावे करती है, तो वहीं दूसरी ओर गुमला में शहीद का परिवार आज सरकार की अनदेखी के कारण दर बदर की ठोकर खाने को मजबूर है। बता दें कि शहीद हवलदार जोन अगस्तुत एक्का बिरसा उरांव और विश्राम मुंडा ऑपरेशन रक्षक में आतंकवादियों के खिलाफ में सर्वोच्च बलिदान कारगिल ने दिया था। वहीं इनका परिवार आज भी सरकारी मदद से महरूम है। पहले ही उसका ज्वाइनिंग हुआ था, फिर इससे जब भी कहीं लड़ाई में जाते थे और फिर सोमालिया भी गए थे, वहाँ से आए। उसके बाद में कारगिल युद्ध में लड़ाई के दौरान शहीद हुए और अभी तक मेरे लिए कोई प्रशासन कोई सम्मानित करते हैं ना, मैंने में भी नहीं बुलाया जाता है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ अब पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो प्यू, प्यू बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुंगेर में कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों को साफ सफाई और संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक करने वाला जिला स्वास्थ्य विभाग खुद मेडिकल कचरों के निस्तारण को लेकर पूरी तरह लापरवाह बना हुआ है, जिसके कारण सदर अस्पताल और कोविड-19 संक्रमण को लेकर बनाए गए जांच केंद्रों से हर दिन मेडिकल कचरों का उठाव नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण न केवल संक्रमण फैलने का खतरा है बल्कि मेडिकल कचरों के बीच काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी भी डरे हैं। हो गया जमा होता है और वहाँ से गाड़ी सिनर्जी का आती है लेके चली जाती है। लेकिन से 2 दिनों से वो कचरा नहीं आई होगी, तो हो सकता है कि होगा, लेकिन चल जाएगा। आपका वहाँ आरटीपीसीआर काउंटर के बाहर मतलब लैब के बाहर भी रखा हुआ था। हम लोग बात करते हैं सिनर्जी से। प्रेजेंटली हम लोग 3 शिफ्ट में यहाँ पे काम करवा रहे हैं आरटीपीसीआर लैब में, और तीनों शिफ्ट में हमारे मॉर्निंग शिफ्ट में जैसे 4 LTs हैं, इवनिंग शिफ्ट में 2 है और नाइट शिफ्ट में 2 LTs हैं, और ये सारे प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं और हम 750 सैंपल एक दिन में रिपोर्ट कर रहे हैं। मोकामा पुलिस की बड़ी हैवानियत का मामला सामने आया है। एक वायरल वीडियो के जरिए आप इस बात की तह तक जा सकते हैं। इस बाबत ये बताया जा रहा है कि बाढ़ सिविल कोर्ट के एक जूनियर वकील आनंद गौरव को एक सब इंस्पेक्टर ने थाना परिसर में जमकर पीटा। लात घूसों से वकील को तब तक बेरहमी से पीटा गया जब तक पीड़ित बेहोश नहीं हो गया। पीड़ित वकील के अनुसार एक केस के सिलसिले में वो आईओ से मिलने गया था, तभी ये घटना घटी और इस पिटाई का पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। आज शाम में मैं एक केस डायरी के सिलसिले में थाना पहुंचा। मोकामा थाना कांड संख्या 157-20 से संबंधित डायरी की मांग के बारे में जानकारी लेने हेतु कि थाना परिसर में ओडी पदाधिकारी के रूप में तैनात अशोक सिंह के द्वारा मुझे भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया और मुझे बोला कि तुम मुझे सस्पेंड करवाओगे, तुम मेरा ऑडियो वायरल करोगे, तुम पब्लिक में मुझे सस्पेंड करवाओगे, इतना कह करके वह मुझे ताबड़तोड़ लात घुसे मुक्के से मारना चालू कर दिया। और सुपौल के त्रिवेणीगंज के वार्ड नंबर 15 में प्रगतिशील बाल विकास संस्थान के अंतर्गत प्रगतिशील बाल विद्यालय का शुभारंभ किया गया। संस्थान के निदेशक सुरेश प्रसाद मेहता ने विद्यालय संचालन के लिए सेविका पद और सहायिका पद के लिए नियोजन का शुभारंभ किया और इसके साथ ही वृक्षारोपण भी किया गया। कार्यक्रम प्रगतिशील बाल विकास संस्थान के द्वारा पर्यावरण पे जो काम हमारे वॉलंटियर कर रहे हैं, प्रत्येक गांव में जाके प्रत्येक वार्ड में पर्यावरण पे जागरूक करते हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि महामारी कोविड-19 जो चल रहे हैं उस पर ज़्यादातर हमारे समाज में जागरूक करने की ज़रूरत है। जहानाबाद के करनवा पुल के पास ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे एक महिला की मौत हो गई। वहीं 3 लोग इस हादसे में घायल हो गए। आनन फानन में घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इलाज कराने के लिए करनवा पुल है मनियावा से आगे, वहाँ जाके टेम्पो पलट दिया, 3 चक्का ऊपर हो गया। आगे गाड़ी दुकान था। अच्छा, इसी की वजह से अच्छी हो गया। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। टेम्पो पर कितने लोग सवार थे? 4 आदमी थे। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र में देर रात अपराधियों ने मछली विक्रेता को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या से आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर सड़क जाम करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं सिटी डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अभी जस्ट हम लोग को लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे पहले सूचना मिली कि मारूगंज मुसहरी में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है गोली मार के। हम लोग यहाँ पर आए तो अभी तक एक नहीं पता चल पाया किसने किस कारण से मारा है, और अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई है और आगे फिर हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं कि उनको किसके द्वारा मारी गई होगी। दरभंगा जिले में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, जहां कुशेश्वर स्थान थाने में बाढ़ का पानी घुसने की बात सामने आ रही है। बता दें कि नेपाल की तराई में हो रही बारिश की वजह से जिले के ज्यादातर नदियां उफान पर हैं।
कमला, कोसी और अधवाड़ा समूह की नदियों में उफान की वजह से कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है और आलम यह है कि बाढ़ का पानी कुशेश्वर स्थान बाजार स्थित थाने में प्रवेश कर चुका है। और सावन की पहली सोमवारी पर मोकामा में बीजेपी प्रवक्ता ने जनता को हार्दिक बधाई दी और इसके साथ ही शिव भक्तों से कोरोना गाइडलाइन का 100% पालन करने की अपील की, टीका लेने की भी अपील की। बता दें कि पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी किया है और उसे जारी कर बिहार वासियों को पहली सोमवारी पर मंगलमय जीवन की बधाई दी है। बिहार वासियों को बिहार भाजपा की ओर से सावन की पहली सोमवारी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप पूजा अवश्य करें, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पूजा करें, तभी आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, बिहार भी सुरक्षित रहेगा और देश भी कोरोना से सुरक्षित रहेगा। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में सावन की पहली सोमवारी में शिव भक्तों का भीड़ देखने को मिला। मालूम हो कि कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी द्वारा ये घोषणा की गई थी कि 6 जुलाई तक बाबा गरीबनाथ का पट बंद रहेगा। सावन में बाबा के मंदिर में भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे। बाजार जब खुला हुआ तो भीड़ तो होनी ही होनी है, भक्तों के भीतर श्रद्धा होनी है। श्रावण माह है, महादेव का माह है, महादेव का दिन है सोमवार, तो स्वतः भीड़ तो होनी ही होनी है। तब है कोरोना काल है, सरकार का जो दिशा निर्देश है उसी अनुसार आदमी को चलना चाहिए। और मंदिर बंद है, लोगों के प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति, बाबा गरीबनाथ के प्रति। मंदिर तो बंद था, बाहर से दर्शन कर लिया। और खगड़िया में सावन महीने की शुरुआत को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में शिव भक्तों में चहल पहल देखने को मिल रही है। वहीं परबत्ता प्रखंड के अगवानी गंगा घाट से कांवड़ियों ने जल भरकर शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। बताते चले कि वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर मंदिरों में पहले के मुताबिक सन्नाटा पसरा है। और आरा में बिहार सरकार के कोरोना महामारी के फैसले से नाराज आरण्य देवी मंदिर के महंत मनोज बाबा अपनी टीम के साथ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे। दरअसल सरकार ने सावन महीने में शिवालय मंदिर बंद रखने का आदेश दिया है ताकि कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके और इस फैसले का विरोध महंत ने किया है। आप लोग यहाँ जान देंगे हम अपना। कब तक धरना रहेगा? जब तक कुछ नहीं होगा तब तक यहीं रहेंगे, हिलेंगे नहीं यहाँ से। जान जाएगा तो जाएगा, केवल मेरा अकेले जाएगा। मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में शिव भक्तों ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सीमित संख्या में श्रद्धालुओं ने शिव पूजा की। और खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं